जब हम मैजिक देखते हैं या हम म्यूजिशियंस से मिलते हैं या कोई भी ट्रिक देखते हैं, हमें पता है कि इसके पीछे एक ट्रिक है। तो मेंटलिज्म के पीछे क्या ट्रिक होती है? अभी आपका कार्ड टॉप पे नहीं है, राइट? बट मैजिक ये है, इफ आई डू दिस, व्हाट वाज योर कार्ड? 6 ऑफ क्लब्स। 6 ऑफ क्लब्स। सो मैजिक ये है कि अगर आप देखें कि टॉप कार्ड 6 ऑफ क्लब्स बने। वाओ। जो मैजिक देख रहा है या जो मेंटलिज्म देख रहा है, हमारा काम होता है कि हम उसके विजन को कैसे रिसीव करेंगे, वो जो सुन रहा है उसको कैसे रिसीव करेंगे, वो जो स्पेकुलेशंस करेगा उसको कैसे रिसीव करेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा माइंड पढ़ सकते हैं? पैरिस। और किसके साथ? शाहरुख खान। What? That is so cool. तो हिप्नोसिस का साइंस एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। बट हिप्नोसिस को हमेशा नेगेटिवली ही लिया जाता है। वो हम ब्रेक डाउन अगर करते हैं तो हिप्नो वर्ड जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। हिप्नो का मतलब है, ग्रीक माइथोलॉजी में नींद की देवी को कहा जाता है हिप्नोस, तो वहाँ से वर्ड आया हिप्नो। एंड थेरेपी इसके साथ कंबाइन। कोई आके मेरे को बोलता है मेरे अंदर मेरे दादाजी की आत्मा आ गई, हाँ भाई बिल्कुल है, बात करते हैं दादाजी से, लाओ मेरी बात करते हैं। स्पिरिट्स भी कई तरीके की होती हैं, अर्थ बाउंड एंटिटीज होती हैं। ये वो एंटिटीज हैं जिनकी बॉडी होती थी पहले पर अब नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। ये वो होती हैं जो इस दुनिया की नहीं है, दे आर इवॉल्वर्स। डार्क फोर्स एंटिटीज होती हैं, ये वो हैं जिनको हम काली शक्ति, पिशाच, जिन बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में क्या फर्क हो गया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सेल्फ हिप्नोसिस का पार्ट है। जब आप हिप्नोसिस अपने क्लाइंट्स के साथ करते हो, कोई लाइन ड्रॉ होती है क्या? जब भी हम ये शब्द बोलते हैं हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग, मेंटलिस्ट, क्या आता है आपके दिमाग में? कुछ लोग शायद इसमें बिलीव करें, पर अक्सर लोग कहते हैं ये सब झूठ है। पर ऐसा क्यों है? आज इस पॉडकास्ट में हम ये सब जानेंगे कि क्या ये साइंस सही है, किस चीज के लिए ये यूज हो सकती है और इसके पीछे एक्चुअली क्या होता है। तो आज के पॉडकास्ट में जो मेरे गेस्ट हैं, उनकी जर्नी शायद इंडियाज गॉट टैलेंट से शुरू हुई या उभर कर आई, पर बाकी की जर्नी उनके ही टैलेंट से चली है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको और अब लोग उनको हिप्नो गुरु के नाम से जानते हैं। आज के मेरे गेस्ट समझे क्या पर हैं रविंद्र कुमार जी। सो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम रविंद्र टू आवर पॉडकास्ट समझे क्या। तो हमारे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो इसका मतलब है आपने मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझाना है कि जो भी हम बात करने वाले हैं वो साइंस के पीछे क्या होता है, कहाँ ये यूज हो सकती है और क्यों इसको इतना बदनाम किया जाता है। सो पहले तो लेट्स स्टार्ट। आपको मेंटलिस्ट भी कहते हैं, यू नो, हिप्नो गुरु भी हैं, हिप्नोटिस्ट भी हैं। ये मेंटलिस्ट लोगों को एक बार समझा देते हैं होता क्या है? ओके, तो मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है, जैसे मैजिक एक आर्ट फॉर्म है, डांसिंग एक आर्ट फॉर्म है, सिंगिंग आर्ट फॉर्म है, ऐसे ही मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। और मेंटलिस्ट वो होता है जो माइंड रीडिंग के इल्यूजन्स परफॉर्म करता है। मतलब देखने में लोगों को लगता है कि आई कैन एक्चुअली रीड योर माइंड एंड आई एम रीडिंग योर माइंड, लेकिन जैसे हर आर्ट फॉर्म का अपना एक नेचर होता है ना, ऐसे ही मैजिक एंड मेंटलिज्म का जो नेचर है वो है मिस्ट्री, रहस्य, कि आखिर हुआ कैसे। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं यार ये नहीं समझे, राइट? तो मेंटलिस्ट वो होता है जो माइंड रीडिंग, साइकोलॉजी, इस तरीके की ट्रिक्स परफॉर्म करता है, लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है और मेंटलिस्ट एक आर्टिस्ट और एक परफॉर्मर ही होता है। इसका कोई सुपर नेचुरल या सुपरफिशियल चीज़ों से कनेक्शन नहीं है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई इनबॉर्न टैलेंट से पैदा हुए हैं ये लेके कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है या आप ऐसे किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं? नहीं, मेंटलिज्म सीखा जा सकता है। देखिए, अब इनबॉर्न टैलेंट तो सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपको प्रेजेंट करना आता है अच्छे से चीज़ें, तो जब आप मैजिक करते हो या मेंटलिज्म करते हो तो आप उसमें एक अलग फ्लेयर ऐड कर सकते हो, एक नई उसमें ना वो बोलते हैं फिनेस ला सकते हो। लेकिन सीखा जा सकता है ये, इसके लिए आपको कोई खास परामानसिक शक्तियों की ज़रूरत नहीं होती है। पर जैसे यू नो, जब हम मैजिक देखते हैं या हम म्यूजिशियंस से मिलते हैं या कोई भी ट्रिक देखते हैं, हमें पता है कि इसके पीछे एक ट्रिक है। दैट्स व्हाई वो ट्रिक है। यस। ऑब्वियसली हमें ये नहीं पता कि वो क्या है और इसी में एक रहस्य चलता रहता है। तो मेंटलिज्म के पीछे क्या ट्रिक होती है? ओके, ये तो फिर आप सीक्रेट जान रहे हैं मुझसे, वो मैं बता नहीं पाऊंगा। थोड़ा सीक्रेट सॉस। ओके, तो पहले समझना होगा कि मेंटलिज्म का जो बेस है वो क्या है। मेंटलिज्म मैजिक की तरह ही होता है, लेकिन मैजिक के साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन को मेंटलिज्म कहते हैं। मतलब अगर मैं कोई कार्ड ट्रिक कर रहा हूँ, लेट्स से आपने कोई कार्ड निकाला और मैंने मैजिक से वो कार्ड अपनी पॉकेट से अपीयर कर दिया, तो दैट्स मैजिक। राइट। लेकिन मैंने
उसको साइकोलॉजिकली परफॉर्म किया कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हम कार्ड ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, जी। ठीक है। तो मैजिक तो ये है कि आप एक कार्ड निकालेंगे, टेक आउट एनी कार्ड, शो इट टू द कैमरा। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड। मैं अपने कैमरा को भी दिखाई देती हूँ, थोड़ा क्लोजर लुक होएगा। दिस इज द कार्ड। ओके, ठीक है, गिव इट टू मी। सो ये कार्ड मैंने आपका रख दिया, राइट, इट्स गॉन। अभी आपका कार्ड टॉप पे नहीं है, राइट, बट मैजिक ये है, इफ आई डू दिस, व्हाट वाज योर कार्ड अभी जो आपने देखा था? आई कैन से हाँ हाँ, 6 ऑफ क्लब्स। 6 ऑफ क्लब्स। सो मैजिक ये है कि अगर आप देखें कि टॉप कार्ड 6 ऑफ क्लब्स बन गया। वाओ, ओके। I can show it to my camera, right? Let's say if I take the 6 again and put it back somewhere in the middle of the deck, goes in, ठीक है, and I do magic, it's on the top again. How did you do this? Wait, let's say कोई और कार्ड लेते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स मैं यहीं रख लेता हूँ। ओके, तो ये जो अभी आपने देखा ये मैजिक है, क्योंकि मैं कार्ड को समहाउ मैजिकली उसको टॉप पे लेके आ रहा हूँ। अब आप उसको हाथ की सफाई बोलो, मैजिक बोलो, या कार्ड कंट्रोल बोलो, कुछ भी बोलो। मेंटलिज्म कब आता है? कोई और कार्ड, ओके, थिंक अबाउट योर फेवरेट कार्ड। लेट्स से सामने एक कार्ड, एक टेबल है, उस पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, एंड यू पिक अ कार्ड एंड यू कॉल इट योर फेवरेट कार्ड। सो व्हाट्स योर फेवरेट कार्ड? हाँ, 8 of diamonds. 8 of diamonds. Okay, let's say I put these cards. Can I keep it? Okay, मैं इनको अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ। ना, पॉकेट में उन्हें सामने ही रखते हैं। ओके, नेम एनी नंबर बिटवीन 1 एंड लेट्स से 20, 30, 40। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमें काउंट करना पड़ेगा उतने दूर एनी तक। नंबर बिटवीन 1 and 40। वैसे तो बिटवीन 1 and 52 भी बोल सकते हो आप, अच्छा, ठीक है। ओके, आउट लाउड। 6। Number 6. Okay, so you chose a card mentally and then you chose a number. Okay, और मैंने कार्ड्स अभी शफल नहीं किए हैं, मैंने कार्ड्स को बिल्कुल टच नहीं किया, कार्ड्स एज इट इज मेरे हाथ में। होल्ड आउट योर हैंड लाइक दिस। ओके, हम 6 कार्ड्स काउंट करेंगे बॉटम से। मैं ऊपर से कार्ड इसलिए नहीं काउंट कर रहा हूं ताकि ऐसा ना लगे मैंने शफल कर दिया या कुछ हैंगे पेंगे दिया। क्लियरली 1, आउट लाउड, 2, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। अगर आप कोई और नंबर बोलते तो हम किसी और कार्ड पे होते, राइट? ठीक है। Okay, but you said 6, and on number 6, sixth position पे, what are the odds कि ये आपका फेवरेट कार्ड हो? 0। Right? क्या ऐसा हो सकता है मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो नंबर 6 बोलने के लिए, बिकॉज समहाउ मुझे पता हो 8 ऑफ डायमंड्स इस पोजीशन पे है? नहीं, नहीं ना? नहीं। That's mentalism, जो आपको पता ही नहीं चलता है। वाओ, अनबिलीवेबल। And you can even check, अगर आप कोई और नंबर बोलते तो कुछ और कार्ड्स आते। I gave you full range Unbelievable. between 1 and 52. हाँ, Take this card, you can check it. I gave you full range. आप 1 से 52 के बीच में कोई भी नंबर बोल सकते थे। तो आपको कैसे पता चलता है कि मेरे दिमाग में ये कार्ड था या मैंने 6 बोलना था? हाँ, अब ये आपको सोचना है कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है या मैंने आपका माइंड रीड किया। नहीं, यहाँ तो डेफिनेटली माइंड रीड किया है। ओके, तो आप ऐसा मान लीजिए, यही मेंटलिज्म है। यही ब्यूटी है कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये मेरे दिमाग के साथ हुआ है, या ये मेंटलिस्ट ने मेरा माइंड रीड किया है, या मुझे फोर्स किया है साइकोलॉजिकली, या सबकॉन्शियसली कोई आइडिया प्लांट किया है। ये जब चीजें इस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं, ये मेंटलिज्म बन जाता है। मैं तो अभी भी वापस वही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि ये मुझे कैसे पता चला? मैंने बचपन से लेके बहुत सालों तक हिमालय में जाके साधना की, और फिर उसके बाद मुझे एक आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई और मैंने उन्हें कहा कि मुझे वरदान दे दो। उन्होंने कहा जाओ, आज से तुम मेंटलिस्ट हो जाओगे और तुम ऐसी झूठी कहानियां सुनाओगे। तो आप कभी गलत भी हो सकते हैं इसमें? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। And क्या आपने फेस किया है कभी? बहुत बार ऐसा होता है कि इन अ गैदरिंग, जब लोगों के सामने आप परफॉर्म कर रहे हाँ, हो। लेकिन आप परफॉर्म करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उसको कवर कैसे करना है। ट्रू। तो मतलब मैंने आपकी पहली झलक ऑब्वियसली इंडियाज गॉट टैलेंट और उन टैलेंट शोज से ही देखी थी। तो वहां पे आपने ना एक स्टंट किया था जो आई थिंक बहुत फेमस है, आपके इंस्टा पे भी है वो स्टंट, जहाँ पे आप कहते हैं कि अगर मैं ये 45 सेकंड्स में नहीं खोलता हूँ, फायर एस्केप वाला और मैं गिर जाता हूँ। तो ये आप लोग कैसे करते हो ये वाले स्टंट्स? मतलब
क्योंकि सडनली उस लास्ट मोमेंट पे वो खुला था एंड यू वर नॉट देयर। यस, ये कैसे करते हैं ये बताना है। मतलब कुछ तो आप बताइए, रिवील समथिंग ना, मतलब कब तक यही सवाल दिमाग में लेके चलूंगी कि कैसे किया, ये कैसे किया। ओके, मैजिक का मकसद क्या है? मैजिक का मकसद है सारी सेंसेस को डिसीव करना, व्यूअर की सेंसेस को डिसीव करना। जो मैजिक देख रहा है या जो मेंटलिज्म देख रहा है, हमारा काम होता है कि हम उसके विजन को कैसे डिसीव करेंगे, वो जो सुन रहा है उसको कैसे डिसीव करेंगे, वो जो स्पेकुलेशंस करेगा उसको कैसे डिसीव करेंगे। सो मैजिक इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन इल्यूजन। नथिंग हैपन्स इन रियल बट इट हैपन्स। सच में कुछ नहीं हो रहा है पर हो रहा है। तो वो जो फायर एस्केप है, ऑफ कोर्स वो रिस्की होता है, उसमें जान का खतरा है, वो आप रियल टाइम में आप वहाँ लटक रहे हो, वो सब चीज़ें आप सच में कर रहे हो, बट वो जो लास्ट मोमेंट ऑफ मिस्ट्री है ना, वहाँ पे सारा सीक्रेट है। दैट आई कैन नॉट रिवील, क्योंकि वो रिवील करने के बाद वंस यू नो समथिंग, यू कैन नॉट, यू नेवर, यू कैन नॉट अननो इट, आई शैल से। और फिर उसकी मिस्ट्री और उसका चार्म खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, व्हेन यू, जब आप एज अ मेंटलिस्ट परफॉर्म करते हो या इवन एज अ मैजिक, आई डोंट नो, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग ट्रिक कौन सी रही है? ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि कोई ट्रिक चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी किसी अच्छे परफॉर्मर को या किसी और परफॉर्मर को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है यार ये ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, या ऐसा लगता है यार ये कितना स्किल्ड है। जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, जैसे सिंगिंग में भी होता है कि कोई सिंगर अच्छा गाता है पर वो किसी और बड़े सिंगर को गाते हुए देखता है या किसी नए सिंगर को देखता है तो उसको ये आता है यार ये बड़ा अच्छा सुर लगा है, ये बड़ा अच्छा नोट। ऐसे ही मैजिक में भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रिक मुश्किल है या ईजी है, सबका अपना हार्डवर्क का लेवल है, कौन कितना हार्डवर्क करता है। कुछ मूव्स हो सकते हैं मैं बहुत अच्छे करता हूँ, कुछ मूव्स हो सकते हैं कोई और बहुत अच्छे करता हो। तो ऐसा कोई मेरे जहन में ऐसा कभी इसको मैंने चैलेंज बनाया नहीं कि ये मुश्किल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा माइंड पढ़ सकते हैं? हाँ, वही हमारा काम है। सो अगर हम कुछ और ट्रिक करें जिसमें आप मेरे माइंड से कुछ चीज़ें आप ऑडियंस को बता सके जो मैं सोच रही हूँ ओके या सोची होंगी पहले, ओके तो वी कैन डू दैट राइट। आई वांट टू सी कि आप कितने एक्यूरेटली मेरा माइंड पढ़ रहे हो। अच्छा ठीक है। ओके, अभी हमने कार्ड्स यूज़ किए, तो कार्ड्स में आपने बोला 8 ऑफ डायमंड्स, सो दिस काइंड ऑफ गिव्स मी एन आइडिया कि आपका माइंड कैसे इमेजेस बनाता है या कैसे विजुअलाइज करता है। ओके, होल्ड आउट योर हैंड लाइक दिस, bring it closer. Can I hold your hand? Like, okay, look at me now. Just think about, let's say आप किसी जर्नी पे जाते हैं या आप कहीं जा रहे हैं। ओके, let's call it your dream date or something, ठीक है? And dream date with a celebrity, with a Bollywood celebrity. Okay, now look at me. Just think about that Bollywood celebrity जिसके साथ आप एक ड्रीम डेट पे जाना चाहते हैं। Just repeat that name in your mind. Okay, and now think about that place आप कहाँ जाना चाहते हैं। So you have this place in your mind and you have this name in your mind, right? Okay. Yeah, I can feel कि कुछ it's a very prominent place. It's quite popular. Okay, it's a structure और कुछ कुछ तो भी ऐसा है जो आपके माइंड में है। मैंने आपको हिंट देनी है कि हाँ No, it's not the, okay, I don't know if this makes any sense. Okay, तो tell me about the city. किस सिटी में आप अपनी ड्रीम डेट के लिए गए अपने माइंड में? मतलब मैं हिंट दूं आपको कोई? ना, बोल के बता सकते हैं। आई कैन से द नेम ऑफ यस। पेरिस। और किसके साथ? शाहरुख खान। Oh, that's amazing. What? That is so cool. I was imagining the Eiffel Tower. Eiffel Tower, yes, वो मुझे वो स्ट्रक्चर जो फील हो रहा था, अच्छा, ओके। एंड शाहरुख खान के साथ आपको आईफिल टावर पे जाके वो ऐसा वो सिग्नेचर पोज बनाना है, ऐसा 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 सामने? नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है, बट या जस्ट आई डोंट माइंड, व्हाई नॉट। वाओ, ये ना
मेरी मेरे लॉजिक को बहुत डिफाई कर रही I है know. ये चीज. I know. इट्स अनबिलीवेबल. I know. आई डोंट. तो इट्स लाइक जैसे बहुत रिलीजन्स में ये चीजें होती हैं. पीपल टच यू एंड यू Yes. गो इनटू सम ट्रांस, Yes. या कहीं पे कुछ और पर्चियां निकल रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है. तो क्या वो, अभी हम हिप्नोसिस पे आए नहीं है, बट आर दे यूजिंग दैट साइंस, या एक्चुअली में देयर आर पीपल, ऐसे लोग हैं जिनको कोई गिफ्ट मिला हुआ है गॉड से, या कोई सिद्धि ऐसे है जिससे वो लोगों को हील कर पाते हैं? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है हीलिंग और दूसरा है यूजिंग पावर्स टू हील पीपल. हीलिंग सजेस्टिबिलिटी से भी हो जाती है. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है और वो गिर गया और उसको पेन हो रहा है और उसके घर में से कोई आता है और उसको बोलता है अरे देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई. उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, कुछ सेकंड में वो पेन भूल जाता है. राइट. या कई बार ऐसा होता है कि हमें बचपन में कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन खेल रहे हैं, रात को पैर में दर्द हुआ, देखा तो वहाँ पे कट लगा हुआ है, वो पता ही नहीं ये लगा कैसे है. क्यों? क्योंकि वो जो चोट है या वो जो प्रॉब्लम है वो रजिस्टर नहीं हुई, या फिर वो रजिस्टर हुई लेकिन माइंड किसी और चीज़ में इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि पता नहीं चला. तो हीलिंग एक्चुअली एक मेंटल फिनोमिना है. अगर दिमाग में हीलिंग क्रिएट हो गई या स्टेट ऑफ हीलिंग क्रिएट हो गई तो धीरे धीरे बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी. अब ये किसी स्थान पे जाके भी हो सकता है, किसी इंसान के हाथ रखने से भी हो सकता है, कोई आपको एक चुटकी राख दे दे उससे भी हो सकता है, कोई आपको के ऊपर सब पानी डाल के बोले पवित्र आत्मा ने तुझे छू लिया है, ये तो भी हो सकता है. अलग अलग रिलीजन्स में इस तरीके के लोग हमेशा से रहे हैं, लेकिन इन सब में एक ही चीज कॉमन है, फेथ दैट दिस पर्सन कैन हील अस और दिस डियटी और दिस पावर कैन हील अस. दैट्स व्हाई वी कॉल इट फेथ हीलिंग. अब आती है दूसरी चीज, क्या सच में ऐसी सिद्धियां शक्तियां हैं? ऐसा नहीं. आई स्ट्रांगली बिलीव, ऑफ कोर्स, जस्ट बिकॉज मैं नहीं जानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है. राइट. हमारी पूरे इतिहास में वैदिक कल्चर से लेके आज तक पीपल आर रिसर्चिंग ऑन मंत्रास, साउंड, पावर्स, उन सब पे रिसर्च कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप विद अमेजिंग रिजल्ट्स. तो ऑफ कोर्स होती हैं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की हैं, बट यस, बीइंग अ सनातन रिलीजन फॉलोवर, मैं पूजा पाठ करता हूँ, हमारे घर में भी हवन होते हैं, सब कुछ होता है. तो ये तो मैं मानता हूँ कि यस देयर इज अ पावर. आप उसमें फेथ रखते हैं तो आपको हील करती है, या आप फेथ ना भी रखते हो बट अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन यू. लेकिन जो ये आप देखते हो 10 में से 8 लोग वो सिर्फ फेथ हीलिंग कर रहे हैं. और वो क्यों हो रही है पता है? क्योंकि उनके सामने जो लोग हैं ना वो हाईली सजेस्टेबल हैं. आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो. आप यहाँ से बाहर जाओ और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना आप एक पौधा लगा दो और उस पौधे के चारों तरफ कुछ कुछ दवाइयाँ रख दो. ठीक है. और वहाँ ये मैसेज डाल दो कि आपके घर में अगर कोई भी बीमार है तो उनकी दवाइयाँ ला के यहाँ रख दे, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि सच में ऐसा होना शुरू हो जाएगा. अगर 10 लोग करेंगे, 10 में से 4 आके बोलेंगे तीसरे दिन मेरी दवाई बंद हो गई. अच्छा. दिस इज फेथ. फेथ आपके अंदर शिफ्ट ले आता है. प्लेसिबो के बारे में सब जानते हैं. Of course. प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो है क्या? एक पूरी इतनी अच्छी बुक है यू आर प्लेसिबो. वो पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने सब्जेक्ट यानी सामने वाले के दिमाग में ये बात डालनी है कि भाई तुम इस दवाई से ठीक हो रहे हो, इस फ्लावर से ठीक हो रहे हो, या इस एक चुटकी राख से ठीक हो रहे हो, या इस मंत्र से ठीक हो रहे हो. अब वो पावरफुल है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर सब्जेक्ट का फेथ है, अगर उस इंसान का फेथ है तो हीलिंग आ जाएगी. तो क्या ये एक हिप्नोसिस का पार्ट होता है? ऑफ कोर्स हिप्नोसिस का काम ही यही है. वो लोग अननोइंगली या हो सकता है जानते भी हो हिप्नोसिस को ही यूज कर रहे हैं. तो हिप्नोसिस का साइंस एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज आई एम श्योर सबने मूवीज में देखा है क्या होता है और कैसे होता है, बट हिप्नोसिस को हमेशा नेगेटिवली ही लिया जाता है. एंड आई डोंट नो कि क्या उसका यूज ज्यादा नेगेटिवली ही हो रहा है, बट व्हाट इज दिस साइंस? ओके. हिप्नोसिस को हम ब्रेक डाउन अगर करते हैं तो हिप्नो वर्ड जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है. हिप्नो का मतलब है, ग्रीक माइथोलॉजी में नींद की देवी को कहा जाता है हिप्नोस, तो वहाँ से वर्ड आया हिप्नो. एंड थेरेपी इसके साथ कंबाइन किया. एक डॉक्टर थे, रिसर्चर्स थे, उनका नाम था जेम्स ब्रेड. तो उन्होंने ये टर्म इकट्ठा किया हिप्नोथेरेपी. तो बेसिकली लोगों को आमतौर पर देखने में लगता है कुछ मिसकंसेप्शन है. पहला मिसकंसेप्शन है कि जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है वो अनकॉन्शियस हो गया है, या वो सो गया है, या वो जॉम्बी बन गया है, उसको जो बोलेंगे वो करेगा. नंबर 1, ये एक मिसकंसेप्शन है. जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं वो सोता नहीं है. इनफैक्ट वो मेडिटेटिव स्टेट जैसी एक स्लीप लाइक स्टेट में होता है, फुली अवेयर होता है, कंप्लीटली फोकस्ड होता है. इनफैक्ट आम
तौर पे उतना फोकस नहीं हो सकते आप जितना आप हिप्नोटिक स्टेट में होते तो हो। वो जो कर रहा है उसको पता है वो कर रहा है। एग्जैक्टली पता है। ओके। यहाँ से दूसरी बात निकलती है कि हिप्नोसिस इज माइंड कंट्रोल, कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर जितने बुरे लोग हैं उन सबको हम हिप्नोटाइज करके अच्छा इंसान बना सकते थे, जो क्रिमिनल्स हैं, राइट। तीसरा एक मिसकंसेप्शन है कि हम किसी को हिप्नोटाइज करके उससे सच उगलवा सकते हैं, उसके सीक्रेट जान सकते हैं, उसने कुछ क्राइम किया है कि नहीं किया है ये पूछ सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है कि मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं कि सर किसी को हिप्नोटाइज करके ये पता करवाना है कि उसने मुझ पर चीट किया है कि नहीं किया है, राइट। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। आप अच्छा। हमेशा सेफ होते हो और आप किसी को हिप्नोटाइज करके कभी भी वो उससे कुछ ऐसा नहीं करा सकते जो वो नहीं करना चाहता। एंड यू नेवर गिव अवे योर सीक्रेट्स, कभी नहीं। उसको अगर झूठ बोलना है वो बोल सकता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी को सम्मोहित करके उससे सच उगलवा लो। अगर ऐसा होता तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई किस काम की है, या फिर जो लोग इतने पढ़ाई कर रहे हैं लॉयर बनने के लिए या साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, ये सब किस काम का है? फिर तो हिप्नोटिस्ट होते हैं हर पोस्ट पे। पर फॉर इंस्टेंस अ मूवी सीन जिसमें जब हिप्नोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताती है, ये हो सकता है? ओके, ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। अब इस पे भी हज़ारों रिसर्च हुई हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ बिफोर लाइफ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होती है। मैंने पर्सनली पीएलआर सेशन या पीएलआर थेरेपीज को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैं पर्सनली इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन इसके लाखों एविडेंसेस हैं कि हाँ, कोई इंसान अपने पास्ट लाइफ में जाता है और वहाँ से एक सोल्यूशन लेके आता है। मेरा मानना है कि आपका माइंड खुद से एक स्टोरी क्रिएट करता है जो करंट सिनेरियो है उसके आसपास। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मुझे पेट में लेफ्ट साइड पे हमेशा पेन रहता है और पता नहीं क्यों रहता है, और आप उसके दिमाग में अगर ये बात डाल दें कि हो सकता है तुम्हारा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो। ये मैंने रिसर्च करने के लिए एग्जैक्टली किया। मेरे पास राजस्थान से एक क्लाइंट आए, वो लड़की थी, तो वो बोलती थी मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा पेन रहता है। तो मैंने बोला कि आप पीएलआर करके देखो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने उनका पीएलआर किया। अब पीएलआर में वो लड़की बता रही है कि मैं आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले एक युद्ध के मैदान में हूँ, मैं सैनिक हूँ, मुझे यहाँ पे तलवार लग गई है और मैं वहाँ पे मतलब मर रहा हूँ, मतलब लड़के की फॉर्म में बात कर रही हो, मैं मर रहा हूँ और कोई मुझे उठा नहीं रहा है और मुझे बहुत प्यास लग रही है। अच्छा, अब वो उसके माइंड को क्या लगता है हमेशा कि यहाँ पेन है, इसका कोई तो रीज़न मिले, कोई मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। एटलीस्ट पीएलआर से उसके माइंड को एक कन्विक्शन मिल गया कि भाई तेरा ना 400 साल पुराना ऐसा हुआ था, वो पेन है ये। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, उस पेन को वहीं रिलीव कर देंगे, उस सिनेरियो को वहीं ख़त्म कर देंगे। वो अलग अलग तरीके होते हैं, किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो, उस रियलिटी को वहीं छोड़ दो, आगे की लाइफ में आ जाओ, ठीक हो गया। अब मुझे नहीं पता वो सच में 400 साल पहले सैनिक थी या नहीं थी। मेरे लिए ज़रूरी क्या है, उसका पेन ठीक हो गया जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था। और क्यों किया मैंने ये सेशन, जब मुझे ये कंफर्म है कि कोई मेडिकल टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो अब वो पेन कहाँ है, वो पेन सिर्फ इमोशंस एंड मेमोरीज में है। पर आपने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली थ्योरी क्यों सजेस्ट करी? क्योंकि कुछ केसेस में आपको वहम का इलाज वहम से करना पड़ता है। पर आप फिर इसमें बिलीव नहीं करते हो? हाँ, मैं पर्सनली नहीं, मैं तो स्पिरिट्स में भी नहीं मानता हूँ मैं ये पर्सनली। क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं आपसे कि स्पिरिट्स के स्पिरिट्स केसेस होती भी हैं? लेता हूँ। केसेस एज इन? एज एन अच्छा, जो आई आए। हील पीपल। हाँ, कोई आके मेरे को बोलता है मेरे अंदर मेरे दादाजी की आत्मा आ गई, हाँ भाई बिल्कुल है, बात करते हैं दादाजी से, लाओ मेरी बात कराओ। सो आई हैंडल दीज केसेस ऑल्सो। पर मैं कभी इस बारे में ये नहीं फर्मली बिलीव नहीं करता हूँ कि सच में उसके अंदर कोई स्पिरिट है या ऐसा कुछ एंड है। आपने कभी स्पिरिट एनकाउंटर मैंने नहीं कभी किया? एक्सपीरियंस नहीं किया। तो बेसिकली लोग ये मनगढ़ंत कहानियां मन में बना के चल रहे हैं, मतलब दिमाग में अपने बना के चल रहे हैं, विच इज इवेंचुअली हार्मिंग उनकी फिजिकल बॉडी या उनका कोई परसेप्शन या कोई थॉट। अब अगर हम ऐसा बोलेंगे कि लोग मनगढ़ंत बना के चल रहे हैं तो लोग कहेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं है, तो लोगों का अपना अनुभव, हमारा अपना अनुभव। मेरा अनुभव अभी तक यही कहता है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं इस तरीके की चीज़ें। जबकि मैं एसआरटी सिखाता हूँ, इट्स अ प्रॉपर सब्जेक्ट। मेरी 9 से 10 स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी, प्रॉपर 9 से 10 घंटे का मेरा टीचिंग मटीरियल है ये। हाउ यू कैन हैंडल सच केसेस, कैसे इन केसेस को हील करना है, और वो उसमें वो सारी सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। ये इस पूरा कैटेगराइजेशन है। स्पिरिट्स भी कई तरीके की होती हैं, अर्थ बाउंड एंटिटीज होती हैं। ये वो एंटिटीज हैं जिनकी बॉडी होती थी पहले पर अब नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं। ये वो होती हैं जो इस दुनिया की नहीं है, दे आर इवॉल्वर्स। डार्क फोर्स एंटिटीज होती हैं, ये वो हैं जिनको हम काली शक्ति, पिशाच, जिन बोलते हैं। एक होती है ईवी। मतलब अलग अलग तरीके की एंटिटीज हैं, देयर आर 7-8 टाइप्स। ठीक है, अब जब जैसे ही मेरे सामने कोई स्पिरिट का केस आता है तो फर्स्ट स्टेप इज कैटेगराइजेशन। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा पहले कोई शरीर था,
अगर वो बोलते नहीं तो क्या एज है तुम्हें, बोलते 1500 साल, तो नाउ आई नो ये सम डार्क फोर्स एंटिटी है। अगर मैं उसको ये बोलूंगा ना कि इंसानों की तरह उसको ट्रीट करने की कोशिश करूंगा कि देखो अब तुम मुक्त हो गए हो, जाओ या चले जाओ, उसको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उस पर्सन जिसमें स्पिरिट है, उसके अंदर का बिलीफ सिस्टम कह रहा है कि ये डार्क स्पिरिट है। तो उसको हील करने के लिए मुझे उस तरीके की लैंग्वेज और उस तरीके का वो तरह से कर्म कांड या ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो जाए। पर जिस चीज में आप बिलीव नहीं करते उसकी आपने कैटेगराइजेशन कैसे कर दी? वो एक्चुअली मैंने नहीं किया है, ये अच्छा। प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। हाँ, इस पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस सब्जेक्ट पे स्टडी किया है, एंड दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी, SRT। एंड रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ 2 बुक्स अगर किसी को जानना है, स्टडी करना है। तो एक है SRT बाय विलियम जे बैल्डविन, जिन्होंने इस के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की हैं और इस तरीके के केसेस को लिया है। और एक बुक है द अनक्वाइट डेड बाय डॉक्टर एडिथ फेयर। वो ये दोनों आपको मिल जाएंगे आराम से, इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे, विलियम जे बैल्डविन के वीडियोस मिल जाएंगे वेयर ही इज एक्चुअली टॉकिंग टू समवन जिसके अंदर कोई स्पिरिट आई हुई। एंड ये बुक्स के ऑथर बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स ये दोनों एग्जिस्ट। दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है। डॉक्टर एडिथ फेयर कहती हैं, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर गॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज हु एग्जिस्ट। स्पिरिट्स डू एग्जिस्ट, दिस इज व्हाट दे बिलीव। मैं कह रहा हूँ आई नाइदर आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि वो नहीं होते, ना मैं इस बात में मानता हूँ कि वो होते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अगर सामने कोई बैठा है और वो कह रहा है कि मैं सो एंड सो, मैं तो जिन हूँ, तो मैं उसको उसी तरीके से ट्रीट करूंगा। क्योंकि द मोमेंट मैंने उसको ये कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हेलुसिनेशन कर रहे हो, वो उस वल्नरेबल स्टेट में है कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए और ज़्यादा जोर से लड़ेगा, अपने आप को हार्म कर सकता है। या एंड में उसके घर वाले कहेंगे डॉक्टर साहब आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं राजस्थान में कई बार जाता हूँ तो अक्सर इस तरह के केसेस होते हैं। मेरे दोस्त हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, तो कभी कभी वो मुझे ऐसे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे केसेस, बोलेंगे ये डॉक्टर साहब आए हैं मुंबई से, ये बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं। तो सामने आके एक लेडी बैठी, मैंने बोला क्या हो गया, तो उसका हस्बैंड बता रहे हैं अभी इनको हमारा लड़का ख़त्म हो गया था, वो इनको दिखाई देता है। अच्छा, मैंने कहा कब, कैसे दिखाई देता है? तो मैंने बोला आंखें बंद करो, आंख पे पट्टी बांधो और उसको बुलाओ। एंड देन जैसे ही मैंने बोला भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग शाउटिंग, आवाज़ चेंज हो गई उसकी, वो लड़का बन के बात कर रही है अभी। अब वो बोल रही है मेरे को स्थान दो, मेरी पूजा करो, ये करो। फिर मैं नेगोशिएट करके उनको एक डील पे लेके आते हैं, एक पैक्ट पे लेके आते हैं कि कैसे तुम्हें अब चले जाओ, तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। यस, इट रिक्वायर्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर की समझ होनी चाहिए। हिप्नोथेरेपी अगर आपको आती है तो इट हेल्प्स। मतलब ये पॉडकास्ट देख के कोई जनरली ऐसा करने मत लग जाना जाके कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी अगर वो आपसे हैंडल नहीं हुआ तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। माई पॉइंट इज, मेरे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है कि उस लेडी को इस चीज़ से बाहर कैसे निकालना है। तो अगर वो कह रही है ना कि उसको उसका लड़का दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कह ही नहीं सकता हूँ उसको पागल हो गए, इसके दिमाग में फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं, दवाई वाई खाओ, डिप्रेशन की दवाई ठीक हो जाओगे। ये चैलेंज हो जाता है फिर उनके लिए। तो एक बार हिप्नोसिस पे वापस जाते हैं। जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, मतलब उनके माइंड में क्या स्टेजेस होती हैं कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है एंड देन इवेंचुअली दिस इज द स्टेज जहाँ पे आपको जो भी हीलिंग करनी है, जो भी जानना है, आई डोंट नो, वो वहां तक पहुंचते हैं? देखिए इसमें 2 चीज़ें, पहला होता है हमें इंसान को ना एक सर्टेन स्टेट, ब्रेन जैसे ECG ग्राफ होता है वैसे ब्रेन के लिए EEG ग्राफ होता है। तो हम अलग अलग ब्रेन, डिफरेंट ब्रेन वेव्स हमारे माइंड में अलग अलग स्टेट में होती हैं। तो जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम बीटा स्टेट में हैं, यहाँ पे हमारा माइंड 14 to 21 साइकिल पर सेकंड पे फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, गाना सुनते हो या कोई ऐसी मूवी देखते हो जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए आसपास से कट हो जाते हो, तो आप एक्सपीरियंस ज़्यादा कर रहे हो, लॉजिक कम लगा रहे हो, वो अल्फा स्टेट होती है। जब अल्फा और डीपर हो जाते हैं इट बिकम्स थीटा स्टेट। मतलब मैंने आपको अगर आपके बचपन की कोई मेमोरी में ले गया और इतना डीप मेमोरी में ले गया कि आपको वो फील हो रहा है, आप लेट्स से आप अपने क्लासरूम में हैं, लेट्स से स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में है, ओके, लेट्स से ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पे यू आर वेरी यंग and you fell in love with someone, let's say your first crush. Okay. Okay, and just think about your first crush. Okay. Or maybe your first date, right? अभी ना जितना कलरफुल ये इमेज आप अपने माइंड में बनाओगे ना, कुछ देर के बाद हो सकता है आपको वो प्रेजेंस फील होने लगे, वो यादें आने लगे, या वो अंदर कुछ तो इमोशन सा रिलीज होने लगे। तो मेरा काम क्या होता है, सब्जेक्ट को उस स्टेट में ले जाना जहां मैं उसके अंदर इमोशंस इवोक कर सकूं।
अब जितना स्ट्रॉन्ग और जितना डीपर ये कनेक्शन होगा वो मेरे लिए परफेक्ट स्टेट है। तो अल्फा से थीटा में आ जाएगा जब सब्जेक्ट, तो वो बहुत परफेक्ट स्टेट होती है। वहां पे मैं उसको जो फील कराना चाहता हूँ, अगर वो उसको अच्छे से फील कर रहा है, तो फिर मैं उसका फियर भी हटा सकता हूँ और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी ला सकता हूँ। मैं उसकी एडिक्शन भी हटा सकता हूँ और उसके अंदर फेथ ला सकता हूँ, हीलिंग ला सकता हूँ। मैं उसका कोई साइकोसोमैटिक पेन खत्म कर सकता हूँ, उसके अंदर हीलिंग भर सकता हूँ। मैं उसकी कोई फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब रिमूव करके एक नया परसेप्शन फीड कर सकता हूँ। एंड इट्स मोर लाइक सब्जेक्ट का खुद का दिमाग, क्लाइंट का खुद का दिमाग ही उसका टूल है। मेरा काम है सिर्फ उसको गाइड करते जाना, एकदम प्रॉपर फोकस पे लेके जाना, और फिर वहां उसे एक नया परसेप्शन देना कि देखो तुम ये कर सकते हो। सी देर इज अ कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन परसेप्शन एंड व्हाट शुड आई से पर्सपेक्टिव, राइट। अगर कोई मान चुका है कि भाई ये मैं डिप्रेशन में हूं, मेरा काम है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना कि इसके अलग भी तुम्हारी दुनिया है, इसके अलावा देखो तुम कितनी चीज़ों में ब्लेस्ड हो। तो जो वो पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ, जब उसको वो समझ में आने लग जाएगा, तो धीरे धीरे डिप्रेशन वाला परसेप्शन खत्म हो जाएगा और ये पर्सपेक्टिव ग्रो करने लगेगा। तो हिप्नोसिस में हमें सब्जेक्ट को अल्फा एंड थीटा स्टेट में ले जाना होता है। तो दीज आर सम डिफरेंट स्टेजेस जहाँ से दिमाग गुजरता है। पहले फुल्ली कॉन्शियस जहाँ रीजनिंग चल रही है, धीरे धीरे फिर एक्सपीरियंस, फिर और डीपर लेवल पे एक्सपीरियंसेस जहाँ सिर्फ इमोशंस इवोक हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ हिप्नोसिस वर्क। तो आप इनको व्हाट आर यूज केसेस, मतलब आप इसको कहाँ यूज करते हो? ओके, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज में हेल्प कर सकते सिर्फ हैं। हीलिंग में? हाँ, फियर फोबियाज में हेल्प कर सकते हैं, कुछ डी एडिक्शन में हेल्प कर सकते हैं, नई आदतें डेवलप करनी है उसमें कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब आप देखो 90% केसेस, जो 90% सिनेरियोज जो हैं हमारी लाइफ में, वो इनफैक्ट लाइफ ही पूरी बिलीफ सिस्टम पे बनी हुई है, राइट। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, हम हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस। इसके अलावा सेल्स में भी हिप्नोसिस यूज़ होता है। आपने बोला ना हीलिंग में, हाँ। सेल्स में कैसे यूज़ होता है, हाँ। उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, एंकरिंग, उसमें यूज़ होता है। अ, सेल्स प्रोसेस में नहीं हो सकता। हाँ, नहीं मतलब वो उसके टूल्स यूज़ होते हैं। या आप देखो कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। आप जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो स्पीच है वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि सुनने वाले के अंदर इमोशंस इवोक हों। डेटा किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इमोशन सेटिस्फाई। कहते हैं ना, यू डोंट सेल अ प्रोडक्ट, यू सेल इमोशन। दैट इज नथिंग बट हिप्नोसिस। तो आपको भी क्या जैसे आपके पेशेंट या क्लाइंट हैं उनके माइंड के साथ थोड़ा सिंक में होना पड़ता है जब आप ये प्रोसेस करते हो, या अब तो जरूरत इतना नहीं? मैकेनिकल हो गया है ये कि मुझे पता होता है इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि, और ये बहुत गलत है, एक थेरेपिस्ट को कभी, थेरेपिस्ट के अंदर एम्पैथी नहीं आनी चाहिए इतनी ज़्यादा। क्योंकि आप पता चला वो थोड़ी देर में चला गया है और आप उस इमोशन में फंसे हुए हो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। शुरू में ऐसा होता था, चीज़ें इम्पैक्ट करती थी, अलग अलग चीज़ें देखता था, लगता था यार लाइफ ऐसी भी है और ऐसे भी हो सकता है, अभी मुझे, मैं अभी क्या करूँ। फिर बुक्स की तरफ भागता था, फिर भागवत गीता, फिर ये किताब, फिर वो दोहे, फिर लाइफ की फिलॉसफी समझता था। तो मुझे लगता है शुरू के 2-3 साल 4 साल जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था हिप्नोसिस को, उस टाइम पे बहुत इम्पैक्ट करती थी ये चीज़ें। अब मुझे पता है, अब ऐसा लगता है कि कुछ अंदर चैनलाइज हो जाता है और अब अपने आप चीज़ें फ्लो में होती हैं कि अब इसके बाद ये होगा और ये होगा, ये होगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आई एम अ फर्म बिलीवर, मैं मानता हूँ कि देयर इज़ अ यूनिवर्सल पावर। तो मैं जब भी कभी सेशन लेता हूँ तो आई स्ट्रांगली हैव दिस फेथ इन मी। तो मैं आंखें बंद करता हूँ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, एंड आई सिंपली से दिस, आई नीड टू हेल्प दिस पर्सन, सो आई नीड गाइडेंस, फ्लो थ्रू मी कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। तो वट एवर आई से, हाउ एवर आई से, मुझे नहीं पता वो मेरा ही फेथ है या समथिंग हैपन्स, बट इट हैपन्स। तो इसमें और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, इनमें क्या फर्क हो गया फिर? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सेल्फ हिप्नोसिस का पार्ट है। अच्छा। तो जब मैं वो स्टेटमेंट बोलता हूँ कि डियर गॉड, आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन, गाइड मी, फ्लो थ्रू मी, अलाउ मी टू हील दिस पर्सन, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, दिस इज एक्चुअली सेल्फ हिप्नोसिस। कि मैं मान रहा हूँ अब कि देर इज समथिंग फ्लोइंग थ्रू मी। ये सेल्फ हिप्नोसिस है, पुटिंग योर सेल्फ इन दैट ट्रांस लाइक स्टेट। तो जैसे आजकल बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग फॉलो करते हैं, वेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं, समथिंग सम मटेरियलिस्टिक जो मैनिफेस्ट करते हैं या हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करते हैं, वो सेल्फ हिप्नोसिस ही कर रहे हैं ना वे? दैट इज एक्चुअली सेल्फ हिप्नोसिस। वो पूरा कॉन्सेप्ट ये है मैनिफेस्टेशन का कि आप अपनी वाइब्रेशन को
जब रेज करते हैं तो आप हायर फ्रीक्वेंसी पे हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर एक सेल्समैन है और वो बिल्कुल ऐसे एहसान करके सेल्स कर रहा है किसी के ऊपर, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है आप ले लो आपको अच्छा लगे, यू विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन अगर वो आपके साथ चीयरफुल है और आपको इनफैक्ट उसकी एनर्जी मैच करनी पड़ रही है, तो आपके अंदर चेज स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार ये बंदे में कुछ तो बात है, कोई तो सेम चीज़ ना। एक अच्छा सेल्समैन अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखता है सो दैट ही कैन अट्रैक्ट क्लाइंट्स, एंड वो अपनी वाइब्रेशन से क्लाइंट्स को वो फील करा सके जो वो बेचना चाहता है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। आप अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखो, आप हैप्पीनेस में रहो, आप ग्रेटिट्यूड में रहो, सेल्फ लव में रहो, आप फॉरगिवनेस में रहो। जब आप इन सब फ्रीक्वेंसीज पे रहते हैं, यानी कि आप अंदर से एक्सपैंडेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो पीपल अराउंड यू, सर्कमस्टांसेस अराउंड यू, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड। यार ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है यार, इसके पास बैठ के हमेशा अच्छा लगता है, इतना शरीफ है, इसको कुछ भी बोलो 1 सेकंड में हंस के टाल देता है, या मैंने इसको कभी रोते हुए नहीं देखा। तो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित होना चालू हो जाते हैं, आपके आसपास की चीज़ें अपने आप प्रभावित होना चालू हो जाती हैं। एंड देन आप देखो, जब आप इन फ्रीक्वेंसीज पे रहते हो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर सर्कमस्टांसेस लाइक दैट। तो जब आप हिप्नोसिस अपने क्लाइंट्स के साथ करते हो, कोई लाइन ड्रॉ होती है कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हिप्नोसिस में? एथिक्स तो होते ही हैं। देखो क्या होता है कि अगर कोई बहुत ही हाइपर सजेस्टिव स्टेट में है, मुझे पता है कि जैसे ही मैंने बोला उसको कि नाउ यू आर फॉरगेटिंग योर नेम, कुछ देर के लिए मैंने उसके मोमेंट्री एमनीजिया क्रिएट कर दिया या एनेस्थीसिया क्रिएट कर दिया। आई मीन आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है आपको पता नहीं है इस बारे में। हिप्नो एनेस्थीसिया एक बहुत अच्छा टूल है जिसको बर्थ गिविंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, पेनलेस डिलीवरीज। जेम्स एजेडाइल करके एक हिप्नोथेरेपिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1900 सेंचुरी में मोर देन 300 सर्जरीज कंडक्ट की कोलकाता में, और एक भी सर्जरी में एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, एंड ही हिप्नोटाइज देम टू बिलीव दैट द पार्ट जो जिस पे सर्जरी हो रही है इट्स कंप्लीटली नम्ब। दैट्स कॉल्ड एजेडेलिक स्टेट। आप गूगल से डेटा निकाल के डालिएगा पॉडकास्ट में। मतलब कैन दिस हैपन? यस इट वर्क्स, इट हैपन्स, लेकिन हर किसी के साथ नहीं हो सकता। सबका अपना सजेशंस को समझने का एक लेवल है, राइट। सबका ससेप्टेबिलिटी होती है, सब्जेक्टिव, सब हर ये पर्सन टू पर्सन मैटर करती है, कौन कितना सजेस्टेबल है। एक जैसे जैसे छोटे बच्चों को जब टारगेट किया जाता है कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो एड या पूरी कैंपेन उनके आसपास डिजाइन की जाती है, लेकिन बड़ों को, पेरेंट्स को पता होता है कि ये इनको दिलाना है कि नहीं। यानी बच्चे उस पर्टिकुलर एड कैंपेन के हिसाब से सजेस्टेबल हैं, पेरेंट्स नहीं है। तो क्या होगा, पेरेंट्स वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स को टारगेट किया जाए कि ये प्रोडक्ट आपके बच्चे के सो एंड सो एरिया में हेल्प करेगा, तो बच्चे तो ऑलरेडी वो हैं, सजेस्टेबल हैं, पेरेंट्स को भी सजेस्टेबल बना दिया, तो वो प्रोडक्ट को पेरेंट्स के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो चीज़ एक पर्सन के लिए काम कर सकती है ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए करेगी। लेकिन हिप्नोसिस में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सबका अपना डिग्री ऑफ सजेशंस होता है। हो सकता है कि मैं आपके साथ बलून एक्सपेरिमेंट करूं ये हो जाए, लेकिन जब मैं आपके साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करूं तो हो सकता है आपको लगे ये मेरे लिए मुश्किल, ये नहीं हो, ये कैसे हो जाएगा यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, मेरे हाथ चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बिलीव करें कि अरे ये तो हाथ पे चिपक रहे हैं, तो ये भी हो रहा है, तो मैं स्लोली एक एक सजेशन को बढ़ाते बढ़ाते आपके लेवल ऑफ सजेस्टेबिलिटी के हिसाब से आई कैन एक्चुअली टेक यू इन दैट स्टेट जहां हम एनेस्थीसिया भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चंस पूछे ना आपके पर्सपेक्टिव से थे, अगर मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनके दिमाग में क्या हो रहा होता है जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हो? जो मैं बोल रहा हूँ उसके आसपास की चीज़ें वो इमेजिन कर रहे होते हैं, दैट्स इट। उनके दिमाग में कुछ नया नहीं हो रहा होता। ये कोई एलियन स्टेट नहीं नो है, केमिकल लोचा कोई जैसे। केमिकल लोचा नहीं है। ये बिल्कुल मेडिटेशन की तरह है। जैसे मैंने बताया ना, आप एक गाना सुनते हैं कई बार, और गाना सुनते सुनते आप उस गाने में इतना खो जाते हैं कि आपको पता नहीं कौन सा जोन क्रिएट हो जाता है। या जैसे कोई अगर देशभक्ति का गाना सुन ले तो एकदम से ऐसे फील आते हैं ना, अब तो भाई देश के लिए कुछ करना है। वो 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में वो धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं अपने आप। इमोशंस इवोक होते हैं बस। हमारा काम है इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस के जरिए इमोशंस में शिफ्ट लाना। उसमें कोई केमिकल लोचा नहीं है, अंदर कुछ कोई अंधेरा नहीं हो रहा होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आंखें खोल के वो बोलेगा मैं कोई भूल गया। नर्व्स में कुछ हो रहा हाँ हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही ऐसा होता है कि उसको आंखें खोलने के बाद कुछ याद नहीं रहेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो सो गया था। सब याद रहता है।
हर चीज़ पता होती है, हर सजेशन समझ में आ रहा होता है, सब्जेक्ट का अपना कंट्रोल भी होता है उसके पास, वो चाहे तो किसी भी सजेशंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। आपने बिफोर जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया आपने मुझसे मेरे फियर के बारे में पूछा था, राइट। तो क्या उससे हम रिलेटेड कुछ कर सकते हैं? क्या आप ढूंढ सकते हो कि वो फियर क्या है और उस हाँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई फियर है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। डू यू हैव अ फियर इन योर माइंड? हाँ, आई डू। ओके, शुड आई थिंक अबाउट इट? मैं सोच मैं बता रहा हूँ। तो लेट्स से जैसे आपने अभी पूछा कि हम फियर फोबिया को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। अब पहले फियर का पैटर्न समझते हैं, फियर क्रिएट कैसे होता है। कोई एक ऐसी सिचुएशन हो गई आपके साथ जिसमें आपके माइंड को कोई बुरा एक्सपीरियंस मिला, वो घटना घट चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन जब भी उसको याद करते हैं तो इमोशंस इतने बुरे रिकॉर्ड हो गए कि वो सिचुएशन बार बार जब भी दिमाग में आएगी आपका दिमाग प्रोटेक्टिव होके कहेगा नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है वरना दोबारा वैसा हो जाएगा। राइट। हमारा माइंड या तो पास्ट में दौड़ता है या फ्यूचर में दौड़ता है। सारी सारी मेडिटेशन, सारी लड़ाई ही ये है कि प्रेजेंट में कैसे रहना है ना। पास्ट में क्यों रहता है हमारा माइंड? ताकि वो पास्ट के बुरे और अच्छे एक्सपीरियंसेस से एक पैटर्न बना सके और उसको फ्यूचर में अप्लाई कर सके, ताकि बुरी चीज़ें दोबारा ना हो। लेट्स से अगर किसी को बचपन में एक बार आग से जल गया है या करंट लग गया है, तो माइंड उस शॉक को, उस बर्न को याद रखेगा और फ्यूचर में जब भी आग या वायर दिखाई देगी बोलेगा ये खतरा है। ऐसे ही आपके साथ कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया हो, या हो सकता है मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस किया हो सेम, लेकिन कोई ना कोई फर्स्ट टाइम ऐसा जरूर हुआ होगा जब वो घटना हुई होगी, उसके आसपास की जो स्टोरी है आपके दिमाग में वो बहुत खतरनाक बन गई होगी और देन यू एंडेड अप फाइंडिंग कि ये मेरा फियर है। राइट, डू हैव समथिंग लाइक दैट? हम मल्टीपल ओकेजन्स मल्टीपल ओकेजन्स पे ऐसा हुआ है। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज। टेक अ डीप ब्रेथ एंड आउट। तो यू आर नॉट सपोज टू ओपन योर आइज। जब तक मैं नहीं कहूँगा आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और आपको मुझे कोई फीडबैक देने की जरूरत नहीं जब तक मैं आपसे नहीं पूछूंगा। अपना पूरा ध्यान अपनी आईलिड्स पे ले जाइए और अपनी पलकों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आपके आईलिड्स पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आपके आईलिड्स को इतना रिलैक्स कर दीजिए, आंखों के आसपास के सारे मसल्स को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। इतना रिलैक्स कर दीजिए कि आपको ये लगे कि पलकें ऑलमोस्ट स्टक हैं, बिल्कुल भारी हैं और एक दूसरे पे पड़ी हैं। और जब आपको लगे कि आपकी पलकें पूरी तरह से भारी हो चुकी हैं, स्टक हो चुकी हैं, तो उनको हल्का सा चेक करके देखिए। दे शुड फील लिटिल हैवी। दैट्स राइट। नाउ स्टॉप ट्राइंग, आंखें बंद रहने दीजिए। नाउ सेंड द सेम क्वालिटी ऑफ रिलैक्सेशन इन योर एंटायर बॉडी। अपनी पूरी बॉडी में इस रिलैक्सेशन को भेज दीजिए। और अब इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हो, आप अपनी बॉडी से बाहर हैं। जस्ट इमेजिन इफ यू कैन डू दैट। इमेजिन यू आर फ्लोटिंग हायर एंड हायर इन द स्काई। और जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर जा रहे हैं, आप और ऊपर जाते हैं, बादलों से ऊपर जाते हैं, और आप देखते हैं कि आपके और धरती के बीच में एक टारगेट बोर्ड है, जैसा आर्चरी के लिए या शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उस टारगेट बोर्ड के बीच में जो रेड पार्ट होता है जिसको हम बुलजाई बोलते हैं, वहाँ पे आपका पास्ट का वो फियरफुल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया है। उस सिचुएशन में जो इमोशंस थे वो वहाँ पे हैं, वो सीन वहाँ पे दिख सकता है, वो आवाज़ें वहाँ सुनाई दे सकती हैं। जो भी आपका फियर है वो फियर इस वक्त वहाँ पे है। उस फियर को ध्यान से देखिए। और अब आई एम श्योर आपके पास उसके ऑपोजिट भी कुछ रिसोर्सेज होंगे। लेट्स से अगर किसी को हाइट से डर लगता है तो उसके ऑपोजिट कोई ना कोई रेफरेंस ऐसा होगा। इमेजिन कीजिए वो फियर वहां सामने है। और अब मैं 1 2 3 कहूंगा, आपको इमेजिन करना है कि आफ्टर 3 आप एक एरो की तरह तेजी से निकलते हुए उस टारगेट बोर्ड के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे स्ट्रेंथ, करेज या उसके ऑपोजिट इमोशंस दूसरी तरफ हैं। 1 2 3। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप दूसरी साइड हैं एंड यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट, एंड यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, strengthened. And now when you feel positive, take a deep breath. And when you inhale, I want you to feel more and more confidence and strength in you. और अब उस एनर्जी के साथ इमेजिन योरसेल्फ कि आप वापस आ रहे हैं
and you are coming back in your body again. And when you are in your body, I want you to think about that old fear and tell me where exactly you feel it and how weak it is now. Right? And what's that fear? What exactly happened? What do you call it? Summarizing my fear of failing sort of a thing. Okay. Okay. Open your eyes. Exactly हुआ क्या था जब first incident हुआ था ऐसा? So basically, I was in school and I had the top badge in school, जैसे head girl का badge होता है, that way. And due to certain uh, actions of mine, which were not done, ये सोच Deliberately के कि नहीं किए हाँ थे. कि मैं ये करूँगी तो ऐसा होगा, बट मैंने सोचा कि शायद वो सही है तो मैंने कर दिया. उसकी वजह से आई गॉट पनिश्ड एंड जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी एक चीज़ वो मुझे नहीं मिली. एंड फिर देयर वाज दिस होल थिंग के समृद्धि को ये नहीं हुआ, समृद्धि को वो नहीं हुआ, क्या हो गया ऐसा ऐसा, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो फर्स्ट इंस्टेंस मे बी जब मुझे समझ आया कि यार आप फेल हुए और आप एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरे तो क्या हुआ, मतलब वो एक वो चीज़ थी. तो अपने से भी एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी और लोगों की भी एक्सपेक्टेशन बना के रखनी, तो वो एक फियर हमेशा मुझे रहता है कि यार कि ये नहीं कर पाई तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस. Fear of failure? ओह माय गॉड, या वाओ. Okay. पता है क्या होता है fear of failure? Actually fear of failure ना कोई fear जैसा आपने बोला exactly बिल्कुल सही तरीके से बोला है कि sometimes we take ourselves so seriously. और जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमसे ज़्यादा हमारे आसपास के लोग हमें सीरियसली लेते हैं. हमें नहीं पता होता हम इतने इंपॉर्टेंट हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हमारे ऊपर लाइफ टाइम रहता है फिर. और इससे बचने का एक ही तरीका है जो हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, चीज़ें अपने फ्लो में होती हैं. डोंट टेक योरसेल्फ. कैसे पता चला? अब ये कैसे पता चला, लाइक आई कुड फील दैट. ओ बाय द वे मतलब व्हेन ये और भी कुछ हो सकता था, फियर ऑफ कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता था, फियर ऑफ कुछ और हो सकता था, ठीक पर है. आपने एकदम वो सही वर्ड पकड़ा. वेल दैट्स मेंटलिज्म. दिस इज श्योर मैजिक से भी सेकंड लेवल है ये, मतलब मैजिक नहीं यस, है. दैट्स मैजिक 2.0. दैट्स टू मेंटलिज्म. आई थिंक मैजिक सम 10.0 एआई मैजिक एआई है ये. हाँ, यस. माय गॉड, आई वाज वेरी श्योर ये आप गेस नहीं कर पाओगे. आपने कैसे शुरू किया ये सब? व्हाट लेड यू टू स्टार्ट दिस? मैं मैजिक करना स्टार्ट किया था पहले और फिर मैजिक और मेंटलिज्म दोनों साथ साथ ही होते हैं. मतलब फिर धीरे धीरे मॉडर्न टाइम आ गया, मेंटलिज्म थोड़ा ज़्यादा फैंसी लगने लग गया और बहुत मज़ा आने लग गया क्योंकि साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. हिप्नोसिस सिर्फ उतना ही पता था जितना स्टेज पे यूज़ होता है या परफॉर्मेंस में यूज़ होता है. तो करते करते मैजिक से मेंटलिज्म में आ गया एंड मेंटलिज्म के साथ साथ फिर मैं हिप्नोसिस में आ गया. हिप्नोसिस में कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने मुझे सच में बताया कि यार हिप्नोसिस बहुत पावरफुल टूल है. इट्स नॉट कि तुम जाके सिर्फ किसी को स्टेज पे हिप्नोटाइज करो और वो फनी डांस करने लगे. नहीं, यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ. मैं तो अभी तक उसी से नहीं उभर पा रही हूँ. मैं बार बार उस शीट को देख रही हूँ कि वो नाम कैसे गैस हुआ होगा. I'll give it to you. आप आराम से नहीं सोचिएगा आप इसके रख बारे में. सकते हो. बट क्रेजी. अच्छा, टू कैरी ऑन द सस्पेंस एंड सम पार्ट्स, कुछ कमेंट्स थे जो आपके इंस्टाग्राम से हमें मिले थे और अच्छा. कुछ था, तो आई थॉट कि हम आपको वो पूछ लेते हैं बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी थे, तो व्हाई नॉट उन कमेंट्स के जरिए आपसे पूछें. तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि दिमाग में हमारे नेगेटिविटी बहुत होती है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं? एक तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब है. द मोर नॉलेजेबल यू आर, मोर स्टक यू फील. क्या हो गया ना कि सोशल मीडिया पे हर कोई बात कर रहा है मेंटल हेल्थ और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि डेटा ना रॉन्गली फीड हो रहा है. अब लोग बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा. आप समझो, आपके दिमाग का काम है आपको खतरे से बचाना. फियर ऑफ फेलियर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म कि आप कुछ ऐसा ना कर जाओ कि आपको दोबारा से सेम सिनेरियो में पड़ना पड़े. ओवर थिंकिंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. सबसे पहले तो माइंड पे ये बर्डन डालना बंद करो और लेबल करना बंद करो कि मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं नेगेटिव थिंकर हूँ, मैं नार्सिसिस्ट हूँ, ये है वो. ये ज़्यादा नॉलेज देना बंद करो, नंबर वन. नंबर टू, स्पेंड 10 minutes अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो करनी है, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. समृति, मान लो आपको एक इंसान रोज मिले और आपको देख के कहे अच्छे नहीं लग रहे आज,
सब फेस ऐसा हो गया यार, मतलब वजन बढ़ गया यार, और फिर बोले मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, क्या आप उसके साथ मिलना पसंद करोगे हर रोज सुबह उठते ही? नहीं ना। दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग द मोमेंट दे वेक अप, दे गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग, अरे यार ताना हो गया यार फेस पे, अरे पेट निकला है यार, दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग, राइट? आप खुद ही खुद को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो। उसकी बजाय 10 मिनट शीशे के सामने भी अगर जाना है तो उठते पहले बोलो क्या कितना कमाल का फेस बना है यार सैनी भगवान, कपूर बोलते हैं ना, क्या यार कमाल का हूं मैं। कमाल कमाल। तो अगर आपको लगता है आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो वो भी तो आप ही कर रहे हो ना। सिट फॉर 10 मिनट्स एंड सेल्फ लव, अप्रिशिएट योर सेल्फ, जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करो। कुछ नहीं कर सकते ना, 10 मिनट सिर्फ इतना बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू फॉर द एसी, थैंक यू फॉर द लाइटिंग, थैंक यू फॉर द कैमरा। इतना ही कर लो, आप देखोगे कि विद इन 10-15 days यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू बी थैंकफुल। किसी ने लिखा है हिप्नोसिस में कल क्या हुआ ये तो याद नहीं रहता, आप कह रहे हो 20 साल पहले क्या हुआ था वो याद रख के आप वो फियर हटाओगे, तो ये कैसे होगा? अच्छा, आई बिलीव ये एक बड़ा ही फनी कमेंट रहा होगा कोई। फनी अब है। मुझे इसके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने मुझे बोला कि ये फियर ऑफ फेलिंग या फियर ऑफ फेलियर आपके साथ है। इस घटना को आज कितने साल हो चुके हैं? आपके स्कूल टाइम की बात है ना, लाइक 10 20। 20 ईयर्स, 15-20 ईयर्स हो चुके हैं ना। लेकिन माइंड के पास टाइमलाइन नहीं होती है। आपका जो इमोशनल माइंड है ना, उसके पास कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर बचपन में किसी को एक बार किसी कुत्ते ने काट लिया है तो भले ही वो 40 साल का हो जाए, अगर उसके माइंड में फियर ऑफ डॉग्स है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही स्टोर रहेगा। देर इज नो टाइम लाइन, माइंड इंस्टेंटली यहाँ से वहाँ जंप कर जाता है। तो इसीलिए वो फियर आज तक आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि वो पास्ट में गया ही नहीं है, वो फ्रंट में ही है, वो आपके बिहेवियर में दिखाई दे रहा है। किसी ने फनी कमेंट तो डेफिनेटली लिखा है कि बागेश्वर वाले की दुकान बंद होने वाली है आपको सुनने के बाद तो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा किसी के बारे में। अच्छा, किसी ने कहा इस ब्लैक मैजिक का रियलिटी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चाइल्डहुड से उससे सफर कर रहा हूँ। ये भी अगेन कॉन्सेप्ट है कि आप उसको ब्लैक मैजिक बोलो, वाइट मैजिक बोलो, रेड मैजिक बोलो, ब्लू मैजिक बोलो। कोई बोलता है ब्लड के साथ करेंगे तो रेड मैजिक होगा, समुद्र के पानी से करेंगे तो वो ब्लू मैजिक होगा। कोई हाँ हाँ, अरे मैं बहुत सारे, आजकल तो बाढ़ आ गई है ना, पॉडकास्ट पे इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात होती है, फैंसी चीज़ों के बारे में। ब्लैक मैजिक, वाइट, देयर इज ओनली वन मैजिक, दैट इज हैव फेथ इन द डिवाइन। अपना काम करो, खुश रहो, भगवान आपका साथ देता है, दैट्स इट। फाइनली ये क्या है, किसी लिखा है कि से नो टू गांजा से यस टू हिप्नोसिस कि वो ट्रांस उसी से आएगा अब। मैंने इस लड़के को हिप्नोटाइज किया था, आई नो ये कौन है। रियली? यस। अच्छा। मैं मेरे अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो जो पिन वीडियोस हैं उनमें 3rd नंबर पे देयर इज दिस गाय जिसको मैं गिरा रहा हूँ नीचे। तो उसके साथ मैंने इंस्टेंट स्ट्रीट हिप्नोसिस परफॉर्म किया था एंड ही फेल ऑन द फ्लोर। हाईली सजेस्टेबल सब्जेक्ट था, तो ही फेल ऑन द फ्लोर। तो इसने सबसे पहले ये कमेंट किया उठते ही कि ऐसा लग रहा था जैसे आई वाज हाई, मैं किसी ट्रिप पे हूँ। तो दैट्स वाई इसने कमेंट किया व्हाट होगा। इज स्ट्रीट हिप्नोसिस? स्ट्रीट हिप्नोसिस बेसिकली परफॉर्मेंस का पार्ट है। हम हिप्नोसिस को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। एक होता है हिप्नोथेरेपी, जहाँ पे हम थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक होता है परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रीट हिप्नोसिस या स्टेज हिप्नोसिस, जहाँ पे हम सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए हिप्नोसिस यूज़ करते हैं। जैसे थेरेपी में अगर किसी को उसकी एक्स भुलवानी है तो हम स्ट्रीट में सिर्फ कोई नाम या नंबर उसके दिमाग से गायब करते हैं, कुछ ऐसा, तो फॉर फन तो होने। आई थिंक ये हिप्नोसिस ज्यादा प्रमोट हो गया और ज्यादा लोगों को तक पहुंच गया, इसलिए हिप्नोसिस की इतनी धारणा ऐसी बन हाँ चुकी है। हाँ, अब एक्चुअली जिसको लोग हिप्नोसिस कर रहे हैं वो हिप्नोसिस नहीं है, वो ठगी है। उसमें केमिकल यूज हो रहा है, उसमें स्कैमिंग यूज हो रही है, उसमें कंफ्यूजन यूज हो रही है। वो जो सब्जेक्ट को पकड़ा गया है, जिस पर्सन को लूटा गया, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। पर एंड में लोग कहते हैं पता नहीं यार, मैंने तो पैसे दे दिए, मुझे याद नहीं उसने मुझे क्या बोला। कोई एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी आप बता सकते हो जो हिप्नोसिस के थ्रू, व्हिच वाज अ चैलेंजिंग थिंग फॉर यू आल्सो, पर मतलब वो आपने उसको या तो थेरेपी के थ्रू हील किया हो या कुछ उससे? मैंने एक तो आपको ये बताया, ये पेट में तलवार वाला। हाँ, ये तो बहुत ही अब कहते हैं ना मुझे स्ट्रेंज थी। तो टेक्निकली मैंने हिप्नोसिस ही यूज किया, पर मैंने उसको एक नई पैकेजिंग तो करके फाइन, दिया उसके कि बाद हुआ क्या उसके साथ? पेन खत्म हो गया उसका। एंड वो पास्ट लाइफ का सब जो भी उसका वो फियर था हाँ, या जो भी पेन थी उसकी पास? चैलेंज ये था ना कि उसको पता ही नहीं है पेन क्यों हो रहा है, सारे मेडिकल टेस्ट कराने के बाद। तो ये हो गया। इस तरीके के बहुत सारे केस हैं। स्मोकिंग का एक केस मेरे पास आया था, तो वो भी एसआरटी, वो एसआरटी वहाँ से मैंने एसआरटी को स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो अभी मैं एक लड़के को के साथ सेशन कर रहा था, कुछ यंगस्टर था, उसको स्मोकिंग छोड़नी थी। तो उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लग गया हूँ, एक्सेस स्मोकिंग करने लग गया हूँ, पहले इतनी नहीं करता था। तो मैंने उसका सेशन किया, कुछ दिन तक वो उसने स्मोकिंग कम कर दी, फिर दोबारा से वापस कर दिया उसने स्टार्ट। फिर कुछ दिन बाद सेशन किया,
फिर हो गया, फिर उसने स्टार्ट कर दी स्मोकिंग करना। एक दिन मैं उसका सेशन कर रहा था तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, ये नहीं छोड़ेगा, हम इसको नहीं छोड़ने देंगे। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे जब मुझे मुझे आइडिया था कि हेलुसिनेशन होता है, माइंड बहुत अलग। मैं ऐसा फ्रीक आउट नहीं हुआ, तो पर मैंने ये समझा कि तो तुम कोई और हो, मतलब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हाँ हम, फिर वो पूरी उसने स्टोरी बताई। स्टोरी ये है कि ये लड़के को हमने उस हॉस्पिटल से पकड़ा था, हमारी उस दिन मौत हो गई थी, हमें सिगरेट पीनी थी, ये लड़का हमें मिल गया, हम इसके अंदर रह के सिगरेट पीते हैं। ये पूरी स्टोरी थी। तो मैंने जब बहुत सारे जैसा मेरा सर्कल है इंटरनेशनल हिप्नोटिस्ट का, तो मैंने उनसे डिस्कस किया तो किसी ने बोला कि दिस इज SRT का केस है ये, तो यू शुड ट्राई SRT। तब मैंने SRT को प्रॉपर स्टडी किया तो समझा वो SRT से ठीक हुआ, लेकिन वो है हिप्नोसिस ही। तो आप फॉर अ हिप्नोटिस्ट या फॉर अ मेंटलिस्ट सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या होता है? एक तो ना मेंटलिज्म को लेके या मैजिक को लेके ना क्या है, धारणा ये है कि आप सोचो आप एक हॉरर मूवी देखने जा रहे हो और हॉरर मूवी से आप डरते हो, राइट? आप कोई सीन आता है तो आपको डर लगता है, राइट? आप ये तो नहीं सोचते हो ना कि ये सब एक्टर्स हैं, नकली हैं। आप उस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। आपको पता है कि वो जो हीरो वहां पे आके 100 लोगों को मार रहा है वो सच में नहीं मार रहा है, लेकिन फिर भी जब आप देखते हो तो आपको एक अलग से एक्साइटमेंट मिलती है। मैजिक में पता है क्या होता है, क्योंकि ये आपकी रीजनिंग को चैलेंज करता है, तो आप ये मानना ही नहीं चाहते हो कि आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। तो मेंटलिज्म या मैजिक को, मेंटलिज्म तो फिर भी सही है, मैजिक को उस नजर से ही नहीं देखा जाता कि ये आर्ट फॉर्म है, उसको देखा जाता है अरे ये तो हाथ की सफाई है। नहीं, मैं मेंटलिज्म में तो आप कोई हाथ की सफाई नहीं कर रहे हो ना, मैं आप वही बोल तो रहा हूँ, मेरे मेंटलिज्म तो फिर भी माइंड को, ठीक है, हाँ हाँ। मेंटलिज्म तो फिर भी ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, परसेप्शन है ना कि यार ये कुछ तो इसके पीछे ट्रिक है, कुछ तो है इसके पीछे, तो वो उसको उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा इंडिया में मैजिक एंड मेंटलिज्म को जिस तरीके से मिलना चाहिए। हिप्नोसिस में पहला तो चैलेंज ये है कि आपको ये समझाना पड़ता है कि हिप्नोसिस इज अ स्किल, इज अ साइंस, ये थेरेपी में यूज होता है। लेकिन ये इनका फायदा भी है, क्योंकि हिप्नोसिस क्यूरियोसिटी जगाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यूरियसली अब उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीख। लाइक आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉपिक क्यूरियोसिटी वाला ही तो है, तभी तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर पा रहा हूँ। ये इसका फ़ायदा भी है। तो अगर किसी को ये एज अ प्रोफेशन चूज करना हो तो क्या फर्स्ट स्टेप्स है उनको करने चाहिए? मेंटलिज्म या ये हिप्नोसिस? पहले चलो मेंटलिज्म से शुरू मेंटलिज्म करते तो हैं। आर्ट फॉर्म है, आपको प्रॉपर सिस्टमेटिकली वीडियोस से, लेक्चर्स से सीख सकते हो आप। मैजिक अगर आपको आता है तो मेंटलिज्म थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको साइकोलॉजी की थोड़ी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, आप चीज़ें, आपके पास वो वोकेबलरी तो हो। अदरवाइज फिर मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ यहाँ पे। मेरा हम मेरा वैसे एक भी डिस्क्रिप्शन में आपके कोर्स का लिंक डाल हाँ, देंगे। मेरे दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हिप्नोसिस भी सीख सकते हो, आप मेंटलिज्म भी सीख सकते हो। और मेंटलिज्म के कोर्स में मैंने 20 ट्रिक्स डाले हैं, और हिप्नोसिस के कोर्स में मैंने पूरा 10 से 12 घंटे का मेरी वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग डाला है। वो सब मतलब वो कोर्स है जिस पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिप्नोथेरेपी, क्योंकि ये जेन्युइनली मैंने इस इंटेंशन से बनाया था कि ये सबको सीखना चाहिए। तो गाइस, अगर किसी को सीखना हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा कि उसको क्लिक करके एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा। सो बिफोर वी गो, क्या हम कोई एक ऐसी ट्रिक कर सकते हैं विच कैन जस्ट अगेन पुट मी इन सम सॉर्ट ऑफ शॉक कर सकते बिफोर हैं, आई डू माई रैपिड फायर, क्योंकि मैं उससे पहले करना चाहती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, व्हाट आई विल डू, ओके वो अपना टैब साइड में रख दीजिए आप। ओके, ये मेरी बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है, लोगों को बड़ी पसंद आती है, पर फिर भी लोग इसको बार बार देखना चाहते हैं, हाँ, मैंने काफी आपकी डाइस ट्रिक्स देखी तो है। राइट? चलो एक काम करते हैं। मेंटलिज्म 3 तरीके से होता है। मेंटलिज्म में एक चीज़ होती है इन्फ्लुएंस, ठीक है? चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, पटक के चेक कर नहीं नहीं, लीजिए इट्स ओके इसको। इट्स ओके। हाँ यू श्योर ये डाइस ही है, हाँ इसमें हाँ कुछ हाँ। कुछ हैंकी पैंकी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, ओके, मैं एक्ट के बाद दे दूंगा आपको, आप घर ले जाके लूडो खेलेगा इससे। ओके, मेरी तरफ देखिए, तो डाइस में 6 नंबर होते हैं। आपको मेरी किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। 1 2 3 4 5 6, एक नंबर अपने दिमाग में ले आइए, सिर्फ अपने दिमाग में, ठीक है? वो जो भी नंबर आपके दिमाग में है वो नंबर टॉप पे होना चाहिए और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लीजिए। अब डन? या ओके, नाउ मैंने आपको बोला था
डाइस में 6 नंबर होते हैं, आपको मेरी किसी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। फिर मैंने सेम बात बोली, डाइस में 6 नंबर होते हैं। फिर मैं बोला 1 2 3 4 5 6, मैंने एक पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डाला, बिकॉज मैं आपको नंबर 1 चूज करने के लिए बार बार सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। और अगर मैंने सही से इन्फ्लुएंस किया है तो टॉप पे नंबर 1 है। गाइस इट इज नंबर 1। पर मैंने वो एक का तो इन्फ्लुएंस नहीं मैंने बोला ना, आपको मेरी किसी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वो आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको रोल कीजिए और कहीं भी रुक जाइएगा। देन सीक्रेटली देख लीजिए टॉप नंबर क्या है। चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ओके, कीप योर हैंड फ्लैट लाइक दिस। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस नंबर। अब देखो, मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिए, मैंने आपको बोला आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं, बट फिर भी आपने नंबर 1 रखा है टॉप पे। गॉड हाउ कुड यू गेट दैट? क्या मेरी आईज में कुछ पता चल जाता है क्या? वेल, ये मैं आपको बता नहीं सकता ना, सीक्रेट। वाओ। अब एक काम करते हैं, बिल्कुल रैंडम शफल कीजिए ऐसे कप बना के, और इस बार आपको भी नंबर नहीं देखना है। ठीक है? हैप्पी विद द चॉइस? आई डोंट नो, हाँ आई गेस। हाँ, मतलब अभी इससे ज़्यादा शेक नहीं करना है आपको इसको। ओके। ठीक है, ओके, नाउ नंबर 2। Guys, it is number 2. Shit. Unbelievable. व्हाट्स योर I'm डेट ऑफ बर्थ? लाइक off आपका this आपका science. आपका बर्थडे क्या है, डेट क्या है? 24th August. 24 अगस्त। ओके, ठीक है। ये आपने क्यों पूछा? कुछ आई एम थिंकिंग कि कुछ चीज़ें की जा सकती है नंबर Okay. 24 के साथ। Can we? अभी ओके, let's try. उसमें इंटरनेट चल रहा है? नहीं, इसमें नहीं होगा फोन। ओके, मुझे एक फ़ोन चाहिए। ओके, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई भी एक कैटेगरी बताइए। बॉलीवुड। ओके, मुझे गूगल चाहिए इसमें। सफारी वुड do? सफारी, हाँ। ओके, अपने दिमाग में ना कोई भी एक नंबर बिटवीन 1 and 100 लेके आइए। 100. You have a number in your mind? हाँ. Okay, hold out your hand like this and just think about that number. Okay. What I'm doing, मेरे पास यहाँ पे ना एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट है। Okay. बिटवीन 1 and 100 एक नंबर आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और जो नंबर आपके दिमाग में इस वक्त है, अगर वो मैंने सही गेस किया है तो मुझे पता है उस नंबर पे कौन सा सेलिब्रिटी का नाम लिखा है। Okay. पूरी लिस्ट बेसिकली मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे ना वो सेलिब्रिटी का नाम पहले ही सर्च करके रख रहा हूँ। ठीक है. ठीक है, अब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैंने वो नंबर ठीक से रीड किया हो। और मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, पर मैं ऑडियंस को दिखा दूंगा। जस्ट क्लोज योर आइज। ठीक है, ओपन योर आइज, टेल मी द नंबर। 51. व्हाई, एनी स्पेसिफिक रीजन? ऐसे ही. ऐसा नहीं लगा आपको लाइक आपका 24 है तो 4 + 2 becomes 6, समहाउ अनकॉन्शियसली तो आपके 5 माइंड में आ + गया? 1 भी 6 है. नहीं, समहाउ आ गया वो आपके दिमाग में, या इन्फ्लुएंस हो गए उस चीज से आप? नहीं. नहीं, ओके, आई विल शो यू द लिस्ट, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। एंड पहले तो देखिए सब नंबर अलग अलग हैं, राइट? वी कैन नॉट जूम इट। हाँ ठीक है, आई कैन. हाँ ठीक है. ठीक है, और नंबर 51 पे देखिए क्या लिखा है। पहले सारे अलग ही है ना. हाँ ठीक है. ओके. नंबर 51 पे देखिए क्या लिखा है। 51 पे है वरुण धवन. वरुण धवन। हाँ. ओके, मतलब इस बार मैंने सही से आपका माइंड रीड किया, क्योंकि जो मैंने सर्च करके सबको दिखाया था, एक बार चेक कीजिए वो क्या है। Was it वरुण धवन guys? Yes. हाँ? Seriously, it's mind blowing.
amazing, yeah. Really amazing, sir. Really. Wow. I don't know. मैं तो defies my logic. मैं तो इसमें क्या बोलूं? Yeah, I know. That's the beauty of But mentalism and amazing. hypnosis. Yeah, it's amazing. मतलब I think मैंने इससे ज़्यादा intriguing कुछ नहीं देखा अभी कुछ फिलहाल कुछ समय तक तो at least. And sinking that in. Let's end this on a rapid fire. मुझे लगता है rapid fire का कोई तोड़ नहीं है जो ये हमने किया है. And people will not be interested in the rapid fire at all. तो चलो आपसे पूछते हैं. Choose one. ठीक है आपकी choices में hypnosis या mentalism. Hypnosis. Hypnomentalism. I call myself a hypnomentalist. It's a combination of both. Okay. Influencing thoughts या reading minds. Influencing thoughts. Stage performances, private sessions. Stage performances. Oh, you prefer stage performances? Yeah, I do. Subconscious mind या conscious mind? Of course, subconscious, the boss, the leader, the guide. Hypnotizing a crowd or hypnotizing individuals? Hypnotizing each and every individual in the crowd. In the crowd. The individuals. Tricks with numbers या tricks with words and these names? Words and names. Is that tougher? Yeah. Mental strength या emotional intelligence? They both are same actually. चलो कह लेते हैं. Power of belief या power of influence? Power of belief. Card tricks या hypnotic stunts? Hypnosis. Hypnosis. Reading body language, reading minds? Reading minds. Can you read body language but? ऐसी inquisitive तो That's what I'm doing. That's what I have so many things to share. I have so many things to tell you about yourself. चलो इस सेशन के बाद. Control या freedom? Freedom, of course. Erase a fear या plant a confidence booster? Planting confidence. On that note, thank you so much, sir. I think this has been मेरा one of the most interesting, definitely, मेरा भी. but one of the most intriguing. क्योंकि Thank मैं you. बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होती और बिलीफ सिस्टम मेरा थोड़ा तोड़ना मुश्किल है. बट आपने तो मेरे छक्के छुड़ा दिए इसमें. Thank you एटलीस्ट so ऑन द much. मेंटलिस्ट पार्ट यस. Thank you. हिप्नोसिस का भी आई कांट से बट आई वो फियर वाला चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की एंड आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स कि मैंने जब सेकंड टाइम वो मेमोरी सोचने की कोशिश की तो वो मेमोरी थोड़ी सी मुझे डायरेक्टली वो इमेज नहीं दिखी. Yes. सो अगर मैं ये 10 बारी करूं यहाँ हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट में किया सब कुछ. अगर ये प्रॉपर एक 30 मिनट का सेशन हो तो इट विल बी कम्प्लीटली गॉन. क्या है ना, दिमाग से कोई चीज़ गायब नहीं होती है बट उसकी याद आने से परेशानी होना बंद हो जाती है. इंटेंसिटी कम हो जाती है. यस, उसकी हीट खत्म हो जाती है इमोशन की. ग्रेट. सो मैं तो व्यूअर्स को एक ही चीज कहूंगी कि प्लीज अगर आपको ये एपिसोड में या एक अगला एपिसोड देखना है इनके साथ जिसमें हम कुछ और नई ट्रिक्स दिखा सके, कुछ और नई साइंस को डिकोड कर सके एंड मे बी हम हिप्नोसिस को ही अच्छे से समझ सके और उसकी क्या थेरेपीज होती हैं और क्या प्रोसेस होता है, तो आप पार्ट 2 लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में एंड वी विल ट्राई एंड कॉल हिम बैक and ask him A to Z of this entire science. अगर आपको सीखनी है तो लिंक है ही डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उसको क्लिक कीजिए एंड जॉइन हिज कोर्स. और इस एपिसोड को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रविंदर जी दोबारा नहीं आएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई ट्रूली एंजॉयड. कीप वॉचिंग समझे क्या, और हम ऐसे ही नए नए एपिसोड्स आपके पास लाते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.